तो चलिए आज का पॉलिटी का क्लास नंबर 2 है, याद रखना। पॉलिटी का क्लास नंबर कितना है? तो पॉलिटी का क्लास नंबर 2 है, याद रखना। पॉलिटी का क्लास नंबर 2 है, तो एकदम बेसिक और सरल तरीका से समझते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों, पॉलिटी का पहला क्लास अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग उसका देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको देख सकते हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। और बिहार टीचर के लिए भी ये वीडियो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए, आज पॉलिटी का दूसरा क्लास है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला पॉइंट कहता है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? द इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के नाम से उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक व्यवस्था प्रणाली किया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका है। आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। अगला पॉइंट है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा मुख्य बिंदु है, याद रखना। मध्य अंतर का मुख्य बिंदु न्यायिक समीक्षा है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान कैसा है? तो परिसंघीय है। और यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के मूल। भारतीय संविधान के मूल है स्वतंत्रता, समानता, प्राधित्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल भारतीय संविधान के 6 मूल है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसे कहा है? किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला पॉइंट है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं कितनी अनुसूचियां थी मूल अनुच्छेद में? तो मूल मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, याद रखना। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में 444 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, याद रखना। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को प्लीज लाइक कर देना। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? राष्ट्रगान का गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड है, याद रखना। कितना है? तो 52 सेकेंड में गाया जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन केसी व्हीलर का है। याद रखना किसका है? तो केसी व्हीलर का है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। याद रखना भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला पॉइंट है कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? ये भी केसी व्हीलर ने कहा था। याद रखना केसी व्हीलर वेयर ने कहा था। याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। संविधान भारतीय संविधान संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है, इसीलिए ये बृहद होने का कारण है। अगला पॉइंट कहता है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स का है। अगला पॉइंट है कि भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत का राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। याद रखना भारत का राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? तो जनता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बेहद ही भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि इसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही है। याद रखना ये भी कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल को भंग कर देना चाहिए। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। याद रखना। अगला पॉइंट है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद कहा है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। याद रखना किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। अगला पॉइंट है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वैक्स मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वैक्स मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। अगला पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। याद रखना भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो टोटल 24 तिलियां, याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शिवलिप क्रियासहीनता किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान के अंतर्गत शिवलिक क्रियासहीनता किस सूची का विषय है? तो यह है समवर्ती सूची का विषय, याद रखना, यह है समवर्ती सूची का विषय। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान को समवर्ती सूची में सम्मिलित है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों, याद रखना कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वां संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन द्वारा 1976 में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है, याद रखना। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची के विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट कहता है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है। कृषि, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से, याद रखना। कृषि राज्य सूची का विषय है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की सातवीं दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची 3 में शामिल है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की सातवीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 यानी समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, आगे कहता है तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय, पहला है संघ सूची, दूसरा नंबर पर है राज्य सूची और तीसरा नंबर पर है समवर्ती सूची, याद रखना। प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है। विदेशी मामले संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। संचार डाक विस्तार ये भी संघ सूची का विषय है। निगम कर सेवा कर संघ सूची का विषय है। युद्ध और शांति संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क ये भी संघ सूची का विषय है। बीमा संघ सूची का विषय है। प्रत्यर्पण संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। अंतरराष्ट्रीय संधि और करार ये भी संघ सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय, याद रखना रेलवे संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है रेलवे संघ सूची का विषय है। मुद्रा रिजर्व एक संघ सूची का विषय है। समुद्री व हवाई जहाज संघ सूची का विषय है। विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार संघ सूची का विषय है। लॉटरी एक तरह का संघ सूची का विषय है। आयकर कृषि से भिन्न यानी संघ सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक ये भी संघ सूची का विषय है। स्टॉक एक्सचेंज किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। अब बढ़ते हैं राज्य सूची की ओर। राज्य सूची में क्या क्या है देखते हैं। लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित सभी राज्य पुलिस
पुलिस रेल या ग्रामीण पुलिस हो, रेल पुलिस हो या ग्रामीण पुलिस हो, कोई भी तरह का पुलिस हो जो राज्य सूची का विषय में आते हैं। कारागार ये राज्य सूची का विषय है। भूमि किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का स्थानीय स्वशासन, राज्य सूची का है विदेशिक लोक सेवा, प्रादेशिक लोक सेवा, राज्य सूची का विषय है लोक स्वास्थ्य, राज्य सूची का विषय है बाजार एवं मेले, राज्य सूची का विषय है बाजार एवं मेले भी राज्य सूची का विषय है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है सट्टा या जुआ। सट्टा या जुआ किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क ये राज्य सूची का विषय है। पशुपालन या सिंचाई राज्य सूची का विषय है। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। आगे है गैस। गैस भी राज्य सूची का विषय है। शराब राज्य सूची का विषय है। मनोरंजन राज्य सूची का विषय है। भू राजस्व या लगान राज्य सूची का विषय है। विद्युत पर कर राज्य सूची का विषय है। पथ कर मतलब टोल टैक्स ये राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर ये राज्य सूची का विषय है। विलासिता वस्तुओं पर कर ये भी राज्य सूची का विषय है। तो याद रखना इतना पॉइंट राज्य सूची का विषय था और ये इतना पॉइंट संघ सूची का विषय था। आगे बढ़ते हैं समवर्ती सूची की ओर। समवर्ती सूची में क्या क्या है देखते हैं। दंड विधि एवं प्रक्रिया विधि समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, शिक्षा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। वन भी पूछ लिया जाता है, याद रखना वन भी। विवाह या विवाह विच्छेद भी संघ सूची का समवर्ती सूची का विषय है। कारखाने या मजदूर संघ समवर्ती सूची का विषय है। खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। न्याय प्रशासन किसका किस विषय का सूची है? तो समवर्ती सूची का। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। बाट माप समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। वन जीव जंतुओं का संरक्षण समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र पुस्तकें और मुद्रालय ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। स्वच्छता व औषधालय ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक विवाद ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। उत्तराधिकार उत्तराधिकार समवर्ती सूची का विषय है। विधि वृत्ति चिकित्सक वृत्तियां ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। कीमत नियंत्रण ये भी समवर्ती सूची का विषय है। जन्म मरण पंजीकरण ये भी समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची में टोटल 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है और तथा समवर्ती सूची में 52 विषय है, याद रखना हमेशा के लिए। संघ सूची में कितना विषय है? तो 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है, याद रखना हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है उद्देशिका। आगे पढ़ेंगे उद्देशिका को, याद रखना उद्देशिका को पढ़ेंगे। तो चलिए पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उद्देशिका उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अवसर की समानता। आगे बढ़ते हैं। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म आत्मपर्पित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह था ऊपर उद्देश्य का। संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो कि राज्य को एक राज्य के रूप में वर्णित करता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है 1973 में। याद रखना किस बात में कहा गया है? तो केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है संविधान संबंधी विचार। उदेस्का को के एम मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा और तथा एन ए पालकीवाला ने संविधान की परिचय पत्र कहा है। उदेस्का को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है तथा एन ए पालकीवाला ने संविधान की परिचय पत्र कहा है। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला पॉइंट है सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इतना पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है, यह सही भाव है। अगला पॉइंट है कि उदेशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उदेशिका संविधान की अभिन्न अंग है? तो यह धारणा प्रस्तुत किया है उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उदेशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो एस आर बुमेई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये धारणा प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। याद रखना भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। याद रखना हमेशा के लिए। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखना 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो यह है मूल अधिकारों में,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्य के अध्यायों में है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। याद रखना, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या है? तो संप्रभुता है। अगला पॉइंट है कि समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो ये सम्मिलित किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला पॉइंट कहता है कि उदेशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो ये के एम मुंशी ने किया था। याद रखना, उदेशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो के एम मुंशी ने प्रदान किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? तो यह मत बेरुबारी बनाम संघ मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह मत दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। याद रखना ये पॉइंट कि सर आलिद कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। याद रखना, संघ एवं राज्य क्षेत्र है अगला पॉइंट। तो चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। याद रखना, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत कैसा होगा? तो राज्यों का संघ होगा। अगला पॉइंट है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना, भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीटें आरक्षित हैं? तो टोटल 20 सीटें आरक्षित हैं। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में है संघ क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। ये अनुच्छेद 3 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 2 एवं 3 अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली बार चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। यह है अनुच्छेद 4 में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि नए राज्यों का गठन शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्यों की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। किसका पास है? संसद को पास। राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था। फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में।
अगला पॉइंट है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया था। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। कुल 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। अगला पॉइंट है कि सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है? प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हैरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कवालियों के आक्रमण से सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। ये पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पहले विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा नागालैंड को कब मिला था? 1963 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में और त्रिपुरा को 1972 में, मणिपुर को 1972 में, मेघालय को 1972 में, मिजोरम को 1987 में, सिक्किम को 1975 में मिला था और गोवा को 1987 में मिला था। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम को 1975 में और गोवा को 1987 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में और हरियाणा को 1966 में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय परिषद। परिषद का नाम और मुख्यालय और सम्मिलित राज्य एवं संघ क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसमें शामिल है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज है और इसमें सम्मिलित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता है, याद रखना। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है और इसमें शामिल है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम शामिल है। और चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है, याद रखना। कहाँ है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय? तो मुंबई है, गुजरात। और इसमें सम्मिलित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नागर हवेली तथा दमन एवं दीव है। पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई है और इसमें सम्मिलित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी एवं तेलंगाना है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो ये पॉइंट इतना आप सभी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखना है। भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखना है। पहला है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है और इसकी भाषा क्या है? तो हिंदी है। जिला की संख्या कितना है? तो 41 है और क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल है? तो 10.41% है। दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है और भाषा क्या है? हिंदी है और जिला की संख्या कितना है? तो 55 है और क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,000
3,08,245 वर्ग किलोमीटर और भारत की कुल क्षेत्रफल का 9.37% है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और भाषा क्या बोली जाती है महाराष्ट्र में? तो मराठी बोली जाती है। और जिला की संख्या कितना है? तो 36 है। और क्षेत्रफल कितना है? तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ बोली जाती है हिंदी एवं उर्दू। उत्तर प्रदेश में हिंदी एवं उर्दू बोली जाती है और जिला की संख्या कितना है? तो जिला की संख्या 75 है। जिला की संख्या कितना है? तो 75 है और क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर और कुल क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.18% है। अगला है गुजरात। अगला है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। याद रखना हमेशा के लिए कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और भाषा है गुजराती। गुजरात की भाषा गुजराती है और जिला की संख्या 34 है और कुल क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 5.96% है। अगला पॉइंट है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और भाषा बोली जाती है कर्नाटक में कन्नड़ और जिला की संख्या 31 है और कुल क्षेत्रफल है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है और कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.83% है। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और भाषा तेलुगु बोली जाती है और जिला की संख्या 26 है और कुल क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है और कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 4.87% है। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है और भाषा बोली जाती है उड़िया। उड़िया भाषा बोली जाती है और जिला की संख्या टोटल 30 है उड़ीसा में और इसका कुल क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का 4.73% है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और भाषा बोली जाती है छत्तीसगढ़ में हिंदी और जिला की संख्या 33 है और कुल क्षेत्रफल का 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 4.52% है। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिल भाषा बोली जाती है। कुल जिला की संख्या 38 है और कुल क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 3.95% है। अगला पॉइंट है बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। बिहार की राजधानी पटना है और भाषा बोली जाती है हिंदी और जिला की संख्या 38 है बिहार में और कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.86% है। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और भाषा बोली जाती है बांग्ला। पश्चिम बंगाल में भाषा बोली जाती है बांग्ला और जिला की संख्या टोटल 23 है और क्षेत्रफल कितना है? 88,752 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का 2.69% है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और भाषा बोली जाती है अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और जिला की संख्या 26 है। जिला की संख्या कितना है? तो 26 है और कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.54% है। अगला पॉइंट है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है और भाषा बोली जाती है हिंदी और जिलों की संख्या कितना है? 24 है और कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। अगला है असम। असम की राजधानी दिसपुर है और भाषा बोली जाती है असमिया और जिला की संख्या 35 है और कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का 2.38% है। आगे बढ़ते हैं। असम तक हो गया है। असम के बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और भाषा बोली जाती है हिंदी और जिला की संख्या 12 है और कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 1.69% है। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है
और भाषा बोली जाती है हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड में भाषा बोली जाती है हिंदी और संस्कृत। जिला की संख्या 13 है उत्तराखंड में और कुल क्षेत्रफल 55,483 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 1.62% है। अगला है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और भाषा पंजाबी बोली जाती है। अब कुल जिला की संख्या 23 है और कुल क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल 1.53% है। अगला है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और भाषा हिंदी है और कुल क्षेत्रफल 22 कुल जिला की संख्या 22 है और कुल क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर है और कुल परसेंट 1.34% है। अगला है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और भाषा बोली जाती है मलयालम। कुल राज्यों की संख्या 14 है और टोटल क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 1.18% है। अगला पॉइंट है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है और भाषा बोली जाती है गारो और जिला की संख्या 12 है और कुल क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है तो 0.68% है। अगला है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और राजधानी राजधानी इम्फाल है और भाषा मणिपुरी बोली जाती है और जिला की संख्या 16 है और टोटल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 0.67% है। अगला है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और भाषा मिजो बोली जाती है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। जिला की संख्या 11 है और टोटल वर्ग कितना है तो 21,081 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 0.64% है। अगला है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और भाषा अंग्रेजी बोली जाती है। नागालैंड में भाषा अंग्रेजी बोली जाती है और जिला की संख्या 17 है और कुल क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 0.50% है। अगला पॉइंट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और भाषा बांग्ला बोली जाती है और कुल जिला की संख्या 8 है और कुल क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 0.31% है। सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। भाषा नेपाली है सिक्किम में और कुल 6 राज्य है। सिक्किम में कुल कितने राज्य हैं तो 6 राज्य हैं। टोटल क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 0.21% है। गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। भाषा कोकनी है और टोटल जिला की संख्या 2 है। याद रखना टोटल जिला की संख्या 2 है और कुल क्षेत्रफल कितना है तो 3,702 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 0.11% है। और 28वां राज्य है तेलंगाना। 28वां राज्य है तेलंगाना और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलुगु उर्दू भाषा भाषा है तेलुगु एवं उर्दू और तेलंगाना में कुल कितने जिले हैं तो 33 जिले हैं और इसका कितना वर्ग क्षेत्रफल है तो 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 3.40% है। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। यह था 28 राज्य का वर्णन। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं पहला अंडमान व निकोबार। इसकी राजधानी श्री विजयपुरम कर दिया गया है। श्री विजयपुरम पहले था पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का पहला राजधानी पोर्ट ब्लेयर था, अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। जिला की संख्या टोटल 3 है और क्षेत्रफल कितना है 8249 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। जिला की संख्या 1 है और टोटल क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। राजधानी कहाँ है तो दमन है। जिला की संख्या 3 है और क्षेत्रफल कितना 603 वर्ग किलोमीटर 603 वर्ग किलोमीटर। अगला है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली है और जिला की संख्या 11 है और टोटल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। और पांचवा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और जिला की संख्या 1 है लक्षद्वीप में और क्षेत्रफल कितना है तो 32 वर्ग किलोमीटर है। पुदुचेरी। पुदुचेरी राजधानी पुदुचेरी है और जिला की संख्या 4 है
और कुल क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जम्मू-कश्मीर, जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर एवं जम्मू है और जिला की संख्या 20 है। जम्मू-कश्मीर में जिला की संख्या 20 है और कुल क्षेत्रफल 54,624 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। जिला की संख्या 7 हो गया है और कुल क्षेत्रफल 1,68,055 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ का गुजरात है, जो कि 45,652 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा जिला माहे है, जो पुडुचेरी में है, 9 वर्ग किलोमीटर। यह था केंद्र शासित प्रदेश का। तो दोस्तों आप सभी को क्लास कैसा लगा? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। क्लास कैसा लगा आप सभी को? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। एकदम बेसिक तरीका से आप सभी को हम पढ़ाएँ, तो आप सभी को कमेंट में राय देना है कि आप सभी को क्लास कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।